चलो भाई, बाकी के क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन। अब सुनो मेरी बात। कल जो क्वेश्चन करे थे ना हमने, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट है और छूट गए थे उस पैटर्न में, है ना। तो वो क्वेश्चन आज के पेपर में डाल दिया अपन ने, है ना। जैसे बहुत सारे, जैसे केपी नहीं बताया था मैंने, तो वो अभी आ जाएगा। ब्रोस्टेट एसिड और ब्रोस्टेट बेस नहीं बताया था मैंने। ब्रोस्टेट अम्ल, ब्रोस्टेट क्षार नहीं बताया था ना, संयुग्म अम्ल क्षार अवधारणा नहीं बताई थी। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेंगे हम लोग और इसमें आ जाएंगे। और अंग्रेजी में भी आ गया तुम्हारे, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन। कौन सी क्वांटम संख्या समन्वय कक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है? देखो, कहाँ गया रे, वो कहाँ है इसका लोगो? तो हाँ, थ्री ओरिएंटेशन of the compatible orbit of the coordination room। जो त्रिविम अभिविन्यासी क्वेश्चन कल भी आया था मेरे ख्याल से। कौन सी क्वांटम संख्या है जो 3 डायमेंशन में उसका ओरिएंटेशन बताती है? और उसका जो आंसर था वो आपने कल भी दिया था, चुंबकीय क्वांटम संख्या वो होती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी इंफॉर्मेशन आपको देती है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो होती है इसकी जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या तो आपको किसके बारे में जानकारी देती है? कोश के बारे में जानकारी, कोश के बारे में जानकारी देती है। और कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, और इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। ये आपको उपकोश या सबसेल के बारे में जानकारी देती है। और इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, देखो शुद्ध हिंदी है ये। प्रचक्रण का मतलब होता है स्पिन होना, उसका रोटेशन। प्रचक्रण यानी स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, इसका मतलब हो गया चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी हो गई? चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण, जिसको आप बोलते हैं स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं एजीमुथल, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपका इसमें सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, फास्फोरस के निम्नतम स्तर पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? व्हाट इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in ground state of phosphorus? What is the unpaired electron in ground stage of phosphorus? यानी कि फॉस्फोरस जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में है, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में नहीं है, या यूं कहें कि एक्साइटेड पोजीशन में नहीं है। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन शुरुआत में भरे हुए थे ठीक उसी तरह से हैं, ठीक है ना। अब उसमें निकालना है हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये तो लो आप फास्फोरस। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं बच्चों से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है और आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो बैठे बैठे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सारी समस्या का समाधान है, मतलब ब्रह्मास्त्र है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत सारी चीजें बताता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, हाँ, सारी चीजें बताता है। बॉन्ड कितने बना सकता है वो बताता है, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे वो बताता है। तो सारी चीजें, कौन सा ब्लॉक है, हाँ, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा, या
जिस शेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। तो सारी समस्याओं की जड़ एक जगह है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब ध्यान से देखना, फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। और 15 एटॉमिक नंबर हैं तो आप लिखना शुरू करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। हो गया? देखो 2, 4 और 10, और 10 और 2 12, 12 और 3 15, हो गए 15। ठीक है ना? अब जो लास्ट में आ रहा है, आखिरी ऑर्बिट जो आ रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल जो है इसका बाह्यतम कोश, क्योंकि अंदर वाले सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा युग्मित ही होते हैं। जब तक उनका युग्मन नहीं होगा, जब तक उनका पेयर नहीं बनेगा, जब तक आगे वाले कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सीधा सीधा लॉजिक ये ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल बाहरी कोश का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और उसमें इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। एस में एक ही कक्षक होता है, पता है आप सबको। एस में एक ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दो। क्या बोला? निम्नतर स्तर है। कौन सा स्तर है? निम्नतर स्तर, लोवेस्ट लेवल है। लोवेस्ट लेवल का मतलब जिस अवस्था में इलेक्ट्रॉन है उसी अवस्था में है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है? बताओ, पी जो सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिट होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। होता है 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 3। आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरा आएंगे, बचाए तो फिर उसके बाद पेयर होगा। ठीक है ना? 3 इलेक्ट्रॉन 3 भर दिए, आंसर ही आ गया। ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरे पता चल गया तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड है। और अगर अनपेयर्ड है तो उसका आंसर हो गया 3। अब बात क्या आ जाती है? बात ये आ जाती है कि अगर इसको एक्साइटेड पोजीशन में लेके आ जाए, उत्तेजित अवस्था में लेके आ जाए लेके, चलो आते हैं। ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट हो गया? ग्राउंड स्टेट। अब लिख रहा हूं मैं एक्साइटेड स्टेट। उत्तेजित अवस्था बोलते हैं हिंदी में, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है एस वाला वो आगे शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे शिफ्ट होगा। आगे शिफ्ट करेंगे तो कहां जाएगा ये? अरे कहां जाएगा? 3s आ गया, 3p आ गया, आगे कौन है? 3d भी तो है, एक ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। अब यहां भी कितना बचा? एक बचा। बच गया तो अब यहां एक इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। और आपने देखा होगा कि उत्तेजित अवस्था में जो फास्फोरस हैं वो +5 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। इसी वजह से आपने कंपाउंड देखा होगा PCl5। देखा है नहीं देखा है? PCl5 में फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा। याद रखना, ऐसे निकालो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट याद रख लेना फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट जो होता है या आद्य अवस्था जो होती है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था जो होती है, उसमें इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। नाइट्रोजन के पास भी कितनी होती हैं? 3। और फास्फोरस के नीचे जो आ रहा है उसके पास भी कितनी होती है? 3। और उत्तेजित अवस्था में या एक्साइटेड पोजीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5। बस 2 ही आंसर है इसके। उत्तेजित या एक्साइटेड पोजीशन में इलेक्ट्रॉन होंगे 5 अनपेयर्ड, और आद्य अवस्था में या निम्नतम ऊर्जा अवस्था में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। याद रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? 3। अब 5 तो इसमें है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 3 ही आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और बताओ, आपको बताओ क्या? हाँ, बता देते हैं, देख लो। अगर इस टाइप का आ जाए तो पहले ढूंढो कि फैमिली कौन सी है। हाँ, तो आपको पता है कि फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है?
फास्फोरस आता है। फिर कौन आता है? आर्सेनिक आता है। आर्सेनिक आता है। और अगर आपको आवर्त सारणी का ज्ञान है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आपको पता है कि ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? 15वें वर्ग के तत्व हैं। कौन से वर्ग के तत्व हैं? 15वें वर्ग के तत्व हैं। और 15वें वर्ग के जो तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? NH2NP3। हो गए 5? अरे 10 में तो नियोन चला जाएगा, अक्रिय गैस चली जाएगी ना, नोबल गैस चली जाएगी 10 में। तो उसके बाद NH2NP3 कितने हो गए? 3। यहाँ देखो ये तो पेड है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेड है। एक्साइटेड पोजीशन में ये बार चला जाएगा, ये वाला बार चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, इधर आ जाएगा 1, कितने हो गए? 5। ये सीधा सीधा तरीका है। तुम तो वैसे ही निकाल देना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है इसका? 3। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिलेटेड टू द मेन क्वांटम नंबर? मेन क्वांटम नंबर की जगह आप के पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आएगा। मेन क्वांटम नंबर कभी नहीं आएगा, ये शब्द ही गलत है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कल भी तो बताया था, यही तो क्वेश्चन था। कितना है? 9। कल की वीडियो में था ये, और कल भी बताया था ये। कितना है? 9 है। 5 किसके हैं? डी के हैं। 3 किसके हैं? पी के हैं। और 1 किसका है? एस का है। तो 5 और 3 8 और 1 9। राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, सेम ही डाल दिया है, बदलना था इसको। किसी तत्व के अंतिम कोश की क्वांटम संख्या निम्न है। क्या है? कोई एलिमेंट है और उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? n का वैल्यू 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2। n का वैल्यू 2 दे रखा है। 2 का मतलब क्या हो गया? 2 लिख दिया। l का वैल्यू 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0। मुझे बताओ l का वैल्यू 0 किस सब शेल के लिए होता है? s के लिए होता है। लो ये s हो गया, हो गया। और s के लिए m का वैल्यू हमेशा 0 होता है, क्योंकि इसमें तो एक ही ऑर्बिट थी। ठीक है, और s दे रखा है प्लस का 1/2। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखो, अब इसको लिखना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम शुरू से। 1s2 2s1। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितने हो गए? 3। 3 नंबर में कौन है? लिथियम है। ये लो जी, आंसर आ गया। आ गया, लिथियम आ गया। ऐसा क्वेश्चन कल भी था, उसमें बोरॉन आंसर था मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से किसकी होगी? मैक्सिमम एज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी? मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी फाइंड आउट करना है आपने सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें होगी। यह फाइंड आउट करना है हमने इन चारों में। किन चारों में? इन चारों में। मैंने क्या कहा? जैसे ही निकालने का नंबर आए सबसे पहले क्या लिखो? कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लिखो जिंक का, आपको पता है आर्गन है 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 4s के, 3d10 बचे। 4s क्या हो गया? 0 हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़ो। Fe+2 है, लिखो आर्गन। इसका 30 होता है ना, इसका कितना होता है? 26। इसका कितना होता है? 28। इसका कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, आयरन का लिखो, आर्गन लिख दिया।
क्या लिखोगे? 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, डी के पास बचे कितने बचे? 6 बचे। कितने बचे? 6। अरे 4 ही बचे यार। 4 बचे कि 6 बचे? फटाफट बताओ। 6 बचे। 3d6। अरे ये 4 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तब जाके 20 होता है। कितना होता है? तो 20 के बाद जितने हैं उतने ऐड कर दो यहाँ पे। 20 के बाद जितने हैं उतने क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। अभी निकिल के पास कितने हैं? 28। ये लो जी आर्गन, लिख दिया। एस के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, डी के पास कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। ये लो 8 आ गए। कॉपर के पास, कॉपर प्लस है और आपको पता है कॉपर के एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और D10 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये आर्गन और डी में कितने हैं? 10 है। हो गया। चलिए अब देखो, बताओ 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं और 5 कोश हैं, हर कोश में कितने आएंगे? 2। सारे पेड हो गए, इसका मतलब अनपेड कितना है? 0 हो गया। 0। 6 हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने अनपेड है? 4 हैं। कितने बढ़ने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ गए? 2। ये तो 10 है, तो पूरा भरा हुआ है, 0 है। ये रहा आंसर। चलो एक बात और बताते हैं आपको। बताएं? देखो, स्कैंडियम से, कहां से? स्कैंडियम से। कहां से? स्कैंडियम से क्रोमियम तक। स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। मैक्सिमम होते हैं क्रोमियम में। मैक्सिमम किस में होते हैं? क्रोमियम में। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। इसमें कितना होता है? फटाफट बताओ। 1। और इसमें कितना होता है? 6। और जैसे ही मैग्नीज आता है, कौन आता है? मैग्नीज। तो मैग्नीज से वापस पेयरिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? पेयरिंग। तो मैग्नीज से आप जिंक तक चले जाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है ना? वापस पेयरिंग शुरू हो जाती है। देखो सुनो, सपोज करो स्कैंडियम आया 21, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर टाइटेनियम आएगा, इसमें भी आएगा, 2 हो गए। फिर वेनेडियम आएगा, इसमें भी आएगा, 3 हो गए। फिर क्रोमियम आएगा, इसमें भी आएगा, 4 हो गए। एस का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है, 5 और 1 एस में रह गया, 6 हो गया। 6। अब मैग्नीज आ गया। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25। तो वापस अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में चला जाएगा? एस में चला जाएगा। तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेड हो गए। अब 5 बचे। कितने बचे? 5। अब आयरन आ गया, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका पेड कर दिया, कितने बचे? 4। फिर कोबाल्ट आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, इसमें भी चला गया, कितने बचे? 3। फिर निकिल आ गया, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बचे? 2। फिर कॉपर में तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, डी का तो पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, और जिंक में सारे भरे होते हैं। तो ऑप्शन में देख लेना थोड़ा सा सेटलमेंट कि परमाणु कहां से आ रहे हैं। इसमें देखो सारे के सारे जो परमाणु हैं, देखो आप ऑप्शन देने का तरीका, सारे परमाणु मैग्नीज के बाद के हैं। किसके बाद के हैं? मैग्नीज के बाद के। अगर मैग्नीज के बाद के हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है? आयरन, सबसे ज्यादा इसमें होंगे। सेकंड पोजीशन पे कौन आता है? फिर निकिल आता है, उससे कम इसमें होंगे। फिर कॉपर आता है, फिर ये आता है। अब कॉपर का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस वजह से डी पूरा भरा होता है, 0 हो गया। वरना 1 इलेक्ट्रॉन होता अगर न्यूट्रल फेज में होता तो। होता कि नहीं होता? एस में इलेक्ट्रॉन था, वो न्यूट्रल फेज में होता। आ गई बात समझ में? अरे आ गई क्या? आंसर क्या जाएगा? आयरन। क्या जाएगा? आयरन। चलो एक और देता हूं इस टाइप के क्वेश्चन में। सपोज करो उसने ऑप्शन ऐसे दे दिए,
ये पहला ऑप्शन दे दिया उसने मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने निकिल, और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने एफी। तो इसमें अब कौन सा होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? क्रोमियम होगा। कौन होगा? मैंने कहा ना, स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे ही मैग्नीज की एंट्री होती है क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जिसमें देखो कौन है? क्रोमियम है। कौन है? क्रोमियम है। समझ में आई बात? एक और देते हैं। जिंक तो घटता ही जाता है, जिंक तो घटता ही जाता है। स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3 और क्रोमियम में 4, 5 और 6 डायरेक्ट 2 गुने। कितने? 2 गुने डायरेक्ट। और मैग्नीज जो आएगा उसमें 5, फिर कौन आएगा? आयरन, उसमें 4, फिर कौन आएगा? कोबाल्ट, उसमें 3, फिर कौन आएगा? निकिल, उसमें 2, फिर कौन आएगा? कॉपर में 1 और जिंक में 0। ये पैटर्न होता है। ये सब नंबर किसके हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के। किसके हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नंबर है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब एक बात और समझाता हूं। आयरन में अगर +2 आ रहा है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके जाते हैं? एस के जाते हैं, जो पहले से पेड है, जो पहले से पेड है वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कोबाल्ट में +2 आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने ही रहेंगे, क्योंकि डी डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, डी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। +2 किस किस का? इस पर +1 आ रहा है तो डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब होगा। अब तो होगा, क्योंकि इसमें तो सारे अनपेड थे, 5 बचेंगे। अगर कॉपर में +1 आ रहा है तो ये डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एस का इलेक्ट्रॉन चला गया। क्योंकि ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये एस में है, डी में नहीं है। डी तो पूरा भरा हुआ है इसका। समझ गए? तो ये पैटर्न इसका रहता है। आगे देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? आयरन। निकाल लेना, थोड़ा सा मेहनत करोगे निकल जाएगा। अगला है, आवर्त सारणी के वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, किसकी वजह से? देखो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है अप टू डाउन चलने पर, है ना? जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डिक्रीज होता है, और जब अप टू डाउन जाते हैं तो इंक्रीज होता है। कारण पूछा है, क्यों होता है? रीजन पूछा है इसका, क्यों ऐसा होता है? बता सकता है कोई? बता सकता है कोई? हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, कहां जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट, उसका रीजन होता है जेड स्टार। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसको 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 मेंटेन करता है? ये आवर्त को। किसको मेंटेन करता है? आवर्त को, प्रभावी नाभिकीय आवेश। परमाणु द्रव्यमान का कोई इफेक्ट नहीं है। परमाणु द्रव्यमान की वजह से न तो त्रिज्या घटती है ना बढ़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऑप्शन ही गलत है। जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉन नए कक्षकों में समायोजित होते हैं और परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे परमाणु क्रमांक तो लेफ्ट टू राइट में भी बढ़ता है, अप टू डाउन में थोड़ी बढ़ रहा है, फिर वहां काहे घट रहा है? समझो बात को। परमाणु क्रमांक तो जब आप आवर्त में चलते हैं, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे चलते हैं आवर्त में लेफ्ट टू राइट, तो वहां भी तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो वहां तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन अप टू डाउन जाने पर परमाणु त्रिज्या काहे बढ़ रही है फिर? सही बात है कि नहीं है? तो उसका रीजन ये है कि नया कोश बनता है, न्यू शेल फॉर्मेशन होता है। बताओ कैसे होता है? देखो ध्यान से, अप टू डाउन जाने पर नया शेल बनता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, यहां पर जेड स्टार बढ़ता है। अब ध्यान से देखना,
लिथियम, और लिथियम के जस्ट नीचे कौन है? सोडियम। अभी समझ में आ जाएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1s2 2s1, सही है। अब इसका देखो, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में गया? दूसरे में। कौन से में गया? दूसरे में। अब इसका देखो, 1s2 2s2 2p6 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में गया? तीसरे में गया। किसमें गया? तीसरे में गया। अभी इसके नीचे जो आएगा उसमें कौन से में जाएगा? चौथे में। अगला वाला पांचवें में। हर बार एक नया कोश बन रहा है, हर बार एक नया कोश बन रहा है। और नया कोश अगर बन रहा है तो आकार तो बढ़ेगा। अरे किसी गोले के बाहर एक और गोला बनाना है तो उससे बड़ा ही बनेगा, छोटा कैसे बना दोगे? मैं कहूं कि इस गोले के बाहर एक गोला बनाना है जिसका आकार इस गोले से छोटा हो, पॉसिबल है क्या ये बात? नहीं है। अगर गोले के बाहर एक और गोला बनाना है, इससे बड़ा ही बनेगा यार। तो फिर सेंटर से अगर रेडियस निकालोगे तो पहले तो ये थी, तो ये तो एक्स्ट्रा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो इसका रीजन क्या है? जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नए कक्षकों में समायोजन होता है। जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नए कक्षकों में न्यू शेल फॉर्मेशन। क्या होगा? न्यू शेल फॉर्मेशन। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो नए शेल में जाएगा। किस में जाएगा? नए शेल में जाएगा। तो इसका बेसिक रीजन है जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉन का नए कक्षकों में समायोजन, या न्यू शेल में उसका फील्ड होना, फील्ड अप हो जाना। ठीक है, चलिए अगला देखो। निम्न में से कौन सा संग्रह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दर्शाता है? हाँ, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों कि इसमें कौन कौन से जो पेड़ हैं उसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन है, समान इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ाई थी मैंने, अगर गलती से ध्यान रहा हो आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ाई थी। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना। क्या कर लेना? काउंट कर लेना। और इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं अगर वो न्यूट्रल है तो। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो जो चार्ज है उसको एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, तो उसको एटॉमिक नंबर में ऐड कर देते हैं। ये तीनों पॉइंट लिखा है मैंने, आपको कॉपी में लिखा रखे हैं। अगर कोई धनावेशित स्पीशीज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु क्रमांक में से आवेश को घटा दिया जाता है। अगर कोई ऋणावेशित स्पीशीज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु क्रमांक में उस चार्ज की संख्या को जोड़ दिया जाता है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहां से देखते हैं कैल्शियम, 20 परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 20 होता है। हो गया 20 में से 2 चले गए, कितने बचे? 18 बचे। ये लो जी, 18 लिख दिया मैंने। सीजियम 55, सीजियम का कितना होता है? 55 में से 1 चला गया, 54, 54 बचे। ये तो मामला यही गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। सोडियम 11 में से 1 बार बच गया, कितने बचे? 10। कैल्शियम 20 में से 2 बार बच गए, 18। यह खत्म हो गया ऑप्शन, हो गया। आगे बढ़ो। नाइट्रोजन कितने? 7, और 7 में 3 ऐड कर दो, कितने हो गए? 10। वेरी गुड। फ्लोरीन 9, और 9 में अरे बाहर निकल गया, एक प्लस है, हाँ 8। खत्म हो गया ऑप्शन। क्या हो गया? खत्म। बेरिलियम ये भी खत्म हो गया, यानी 4 ऑप्शन ही गलत है। आप कर देंगे, अभी कर देंगे। अभी जो लिखा हुआ है उसमें तो 4 ऑप्शन गलत है कि नहीं? अब इसमें करेक्शन करते हैं। करेक्शन क्या करते हैं? यहां पे जो फ्लोरीन है, कौन है बच्चों? फ्लोरीन है, उसमें प्लस नहीं है, क्या है बच्चों? माइनस। अब सही होगा ये। नाइट्रोजन 7 और 3
10। फ्लोनोर 1 और सोडियम 11 में से 1 चला गया, कितने बचे? 10। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर एक जैसे हो, ये बताना है। राइट ऑप्शन है इसमें 3, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चल, हाँ, निम्न में से किसी इकाई नहीं होती, कल का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैव एन यूनिट? कौन है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक्साइटेड पोटेंशियल। एक्साइटेड स्प्लिंग सही है ना? सही है। तो बताओ फटाफट बताओ आंसर इसमें। पहला सबको पता है। तो अब तो रट गया गुरुजी, ये 3 बार आ गया। नहीं, ये कल भी आया था, मैंने क्लास में भी बताया था, उसमें तो भूल गए थे आप, लेकिन कल का याद रह गया आपको। तो इसका सही आंसर है विद्युत। अच्छा बताओ, ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इसकी क्या है? अरे इसकी कितनी और इसकी, तीनों की कितनी है? क्या क्या यूनिट है बताओ? हाँ, कल ही तो बताया यार मैंने। किलो कैलोरी प्रति मोल, या किलो जूल प्रति मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीनों इकाइयां हैं इनकी। कल बताया ना मैंने इनको। इन सब की इकाइयां ये है, और जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है ना? चलिए बिगाड़ दें। अगला क्वेश्चन, अणु जिसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म व 2 आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूल विच आर कंसिस्ट 2 lonely electronic couple and 2 intense electron pair। 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 लोन पेयर हैं। 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 क्या है? लोन पेयर हैं। देखो ध्यान से, NH3 यही दिख रहा है। NH3 में कितने बॉन्ड हैं? 3। खत्म हो गया, तो आंसर ही खत्म हो गया, ऑप्शन ही खत्म है। BF3 में कितने हैं? खत्म हो गया। अब ये 2 आ गए, या तो ये CO2 है या ये H2O है, एक नहीं है? देखते हैं CO2 क्या है, H2O क्या है। H2O, इसको देख लेते हैं। HOH, और एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। ये 2 तो बॉन्ड हो गए और 2 ही हो गए लोन पेयर। हुए कि नहीं हुए? हो गए। चलिए, CO2 को अगर हम बनाना चाहें तो CO2 का ऐसे बनता है। तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है ही नहीं है ना। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 4। ये वैसे ही खत्म हो गया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? H2O। क्या जाएगा? H2O। अधिकांश बच्चों के सही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है।
ये मजेदार क्वेश्चन है। अरे देखो भाई, हाँ, H2O, H2S, H2SC और H2T में से एक जिसका क्वथनांक सर्वाधिक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, यह पूछ रहा है वो। अब ध्यान से देखो, सारे के सारे जो आपके पास कंपाउंड है उसमें देखो, एक ही वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं? एक ही वर्ग के हैं। देखो, अगर इसको देखा जाए तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O, सल्फर का हाइड्राइड H2S, सिलेनियम का हाइड्राइड H2SC, टेलुरियम का हाइड्राइड H2T और ये पोलोनियम का हाइड्राइड H2O। अब इसमें यह बताना है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हैं, क्या जाते हैं? अप टू डाउन, वैसे वैसे आकार बढ़ता है, भार भी बढ़ता है, दोनों चीजें बढ़ती हैं। और इससे जो गलनांक होता है और जो क्वथनांक होता है वो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, पक्की बात। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा तो आकर्षण घटेगा, और आकर्षण अगर घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा, तो इनका जो स्टेबिलिटी है उसमें डिक्रीज आएगी। इसका जो स्थायित्व है वो क्या होगा? लगातार कम होगा। एक बात, लेकिन इसमें एक फैक्टर और काम कर रहा है कि इसमें जो ऑक्सीजन भाई साहब है ना, भाई साहब नहीं, बेंजी है ये। ऑक्सीजन तो बेंजी है ना, स्त्रीलिंग है, फीमेल है। इसी वजह से संसार बचा हुआ है, फीमेल की वजह से। मेल होता तो खा जाता अब तक। देखो हमें बढ़ लिया स्रोत चलो सुनो, ऑक्सीजन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है क्वथनांक में वृद्धि करता है, क्योंकि इससे एक संगठन द्रव बनेगा। क्या बनेगा? संगठन द्रव बनेगा, आपस में जुड़े रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और इसका आंसर क्या जाएगा? H2O का हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, H2O के हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। आपके क्वथनांक का पूरे पेपर में कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला आपका अटेंशन जाना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड पे। किस पे जाना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड पे। यह क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बनता है। अगर आपको गलती से याद रहा हो तो मैंने वहां भी लिखा है क्वेश्चन, बताऊं? चलो बताते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्या क्या कंपाउंड देता है। एक देता है एल्कोहल। क्या देता है? एल्कोहल, ठीक है। एक देता है वो ईथर, एक देता है एल्डिहाइड। क्या देता है? एल्डिहाइड। और एक देता है एल्केन। तो एक तो हो गया एल्कोहल, एक हो गया ईथर, एक हो गया एल्डिहाइड और एक हो गया एल्केन। आपको पता है एल्केन शुद्ध हाइड्रोकार्बन है, और वो तो पानी से इतनी घृणा करता है कि जैसे पानी में डालते हैं तुरंत ऊपर आता है और उड़ भी जाता है। तैरता ही नहीं है, उड़ भी जाता है। एल्कोहल मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से? इसी वजह से आपने शाम को 8 बजे के बाद यही नाटक देखा होगा, है ना? सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील होते हैं। एल्कोहल विशिष्ट प्राणी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो पानी में घुलता है, और इसी वजह से घुलता है कि लोगों पे बड़ी दया आती है उसको, कि मैं नहीं घुलूंगा तो ये पिएंगे कैसे, है ना? और नहीं पिएंगे तो आत्महत्या करके मर जाएंगे ये लोग, है ना? इसी वजह से उस टेंशन को दूर करने के लिए, कुर्सी को बर्दाश्त करने के लिए शाम को 8 बजे के बाद एल्कोहल पानी का मिलन करवाया जाता है ना? तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन आता है बच्चों? एल्डिहाइड। किसकी वजह से? ध्रुवीय प्रकृति की वजह से। किसकी वजह से? ध्रुवीय, पोलर नेचर की वजह से। किसकी वजह से?
पोलर नेचर। और तीसरे नंबर पे फिर ईथर आता है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है। ईथर का और एल्केन का तो एक जैसा ही होता है, लेकिन ईथर का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, इस वजह से हम ईथर को पहले रख देते हैं, एल्केन को सबसे अंत में रखते हैं। तो एल्केन का सबसे कम होता है। तो याद रखना, जब भी बॉइलिंग पॉइंट वाला पेपर में क्वेश्चन आए, क्या ढूंढोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ढूंढोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आंसर हो गया इसका क्या? पहला। हाँ क्वेश्चन है, when acetamide is performed separately by the following reagent, which is obtained from the following methylamine। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एसिटामाइड इन सबके साथ अलग अलग रिएक्शन करता है। ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन है और आपकी जानी पहचानी अभिक्रिया है, पहचान में नहीं आ रही अभी। बिल्कुल आप जैसे ही नाम बताऊंगा उचक जाओगे आप यहां से कुर्सी से, अरे ये वो है क्या? अभी पहचान में नहीं आ रही ना, अभी आएगी थोड़ी देर में। ये क्या कह रहा है कि एसिटामाइड इनसे अलग अलग अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? मिथाइलेमीन। क्या बनाता है? मिथाइलेमीन। मेथिलेमीन। क्या बनाता है? मेथिलेमीन, यानी CH3NH2 बन रहा है, ये बन रहा है। और रिएक्टेंट कौन है? एसिटामाइड, यानी कि रिएक्टेंट है CH3CONH2। ये तो है एसिटामाइड, CH3CONH2, और इनसे रिएक्शन करके क्या बना रहा है वो? मेथिलेमीन। क्या बना रहा है? ऐसी रिएक्शन बताई क्या मैंने कहीं? CH3CONH2, जिसमें मैंने ये कहा हो कि ग्रुप पूरा का पूरा गायब हो जाता है। ये रिएक्शन मैंने बताई है, और रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अब देखो आ गई, पता ही नहीं चला तुम। ये प्रॉब्लम है, आ जाती है फिर बोलती है आ गई, और आप समझ ही नहीं पाते कौन आ गई। और जब आप बाहर आके बोलते हैं गुरुजी आपने कहा था ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आए ही नहीं। पर मैं कहता हूं आई तो है, तेरे को सूचना नहीं मिली। उसने बेचारी ने बोला भी है कि मैं आ गई, पहचान नहीं पाए। कौन सी अभिक्रिया है? हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। और जब मैंने रजिस्टर में बताई थी अभिक्रिया, तो यहां लिखा था Br2 और यहां लिखा था KOH। क्या लिखा था? KOH, NaOH नहीं लिखा था। भाई साहब ने क्या लिख दिया? NaOH लिख दिया। ये कर गया कंफ्यूज। क्या कर गया? कंफ्यूज। याद रखना, जहां जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया मैंने KOH से करवा रखी है, वहां पर NaOH आ सकता है, लीगल है। NaOH और KOH दोनों का स्ट्रेंथ और दोनों का नेचर लगभग लगभग क्या होता है? सेम होता है। तो अभिक्रिया का नाम है हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। ऐसी एक कार्बिलेमिन भी होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला ग्रुप गायब कर दो। अब जैसे ही गायब कर दोगे, क्या बना? K2CO3 बनेगा, Na2CO3 बन जाएगा। ये पूरा पोर्शन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3NH2। ठीक है? अरे ठीक है भाई, अभिक्रिया का नाम जरूर ले लेना, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है ये। अगला क्वेश्चन, 800 केल्विन पर अभिक्रिया N2 प्लस O2 2NO के लिए साम्यावस्था सांद्रताएं निम्नलिखित हैं। यह है अभिक्रिया के लिए Kc का मान क्या होगा। अब ये नया क्वेश्चन आ गया, Kc कैसे कैलकुलेट करते हैं, Kc कैसे कैलकुलेट करते हैं। देख लो, थोड़ा सा बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इधर, बातें थोड़ी देर के लिए बंद कर दो बिल्कुल। Kc बराबर क्या होता है? जो उत्पाद होते हैं ना, उनकी सांद्रता, और अगर उत्पाद के आगे कोई संख्या है तो उसको यहां लगाते हैं पावर में। कहां लगाते हैं? पावर में लगाते हैं।
और नीचे आता है क्रियाकारक, उसका कंसंट्रेशन, और अगर कोई संख्या है तो उसको लगाते हैं पावर के फॉर्म में। ठीक है। एक्स और वाई क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अरे मत देख उधर, ये प्रोडक्ट है ले, और ये क्या है? और ये उनका कंसंट्रेशन है, और ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक्स और वाई। ठीक है। ये केसी का वैल्यू निकालने का तरीका है। क्या निकालने का तरीका है? केसी की वैल्यू निकालने का तरीका है। अब देखो कितना आसान सा ये कैलकुलेशन देता है। अभी वैल्यू रखेंगे इसकी। पहले जिसको लिखना है वो इस फॉर्मूले को लिख लो, बिगाड़ूंगा मैं इसको। रखू मान, रख देता हूं, ध्यान से देखना। रिएक्शन कहां है? ये रहा, इस पे करो कंसंट्रेट। बताओ रिएक्टेंट कौन है? ये रे, ये कौन है? रिएक्टेंट है। और ये कौन है? प्रोडक्ट। मिल गया? मिल गया। Kc इक्वल्स टू NO, प्रोडक्ट है, और इसका पावर कितना है? 2 है, अपॉन रिएक्टेंट कौन है? N2, इकलौता ही है, कोई पावर वावर नहीं है। O2 इकलौता ही है, कोई पावर नहीं है। रख दिया। NO का वैल्यू कितना दे रखा है? मान रखो ना, NO का वैल्यू कितना दे रखा है? 2.8 इंटू 10⁻³ यही दे रखा है। पावर कितनी है? पावर कितनी है? तो 2 बार आएगा ना भाई। 2.8 इंटू 10⁻³ सही है। चलो, N2 का कितना दे रखा है? 3 इंटू 10⁻³ इकलौता ही है। O2 का कितना दे रखा है? 4.2 इंटू 10⁻³ ये लो जी, -3 से -3, इससे ये कट गया, कट गया, कट गया। ये पॉइंट से और ये पॉइंट खत्म हो गया, हो गया, हो गया। और यहां से अगर पॉइंट हटा देंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। तो ये हो गया 28 गुणा 28/30 गुणा 42 हो गया, हो गया। 28 को 28 से गुणा करो, फटाफट करो। हाँ, काट दें? 14 से काटते हैं। 14 से 2 बार कट गया, और 14 से कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया, कट गया, कट गया। 7 कहीं से कटेगा? ये 2 से, 2 से ये 14 बार, ये 15 बार, कट गया। 14 दूनी 28 और 15 तिया 43। अब लगा दो भाग, जो भी आएगा आंसर है। हाँ, फर्स्ट 0.622 आ गया, लो आ गया।
इतना सा करना है, मोटा मोटा दिख रहा है यहाँ पे। 45 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, जीरो लग जाएगी, 280 हो जाएगा। हो गया 280। 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। हाँ 180 है ना, और ये तो 280 है। हाँ तो 6 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 6। सही है। तो 0.622, 0.622 आ गया आंसर। निकाल दोगे? अरे निकाल दोगे क्या? एक और दे दूं? लो, ये लिख लिया। सपोज करो H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl है। H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl है। यहाँ पे जो H2 के लिए वैल्यू दी गई है वो दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -6, और जो Cl2 के लिए वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4 गुणा 10 की घात -6, और जो HCl के लिए वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -6। निकाल के दिखाओ, देखो कैसे निकाल के दिखाओ। फटाफट निकाल के दिखाओ यार, टाइम खराब मत करो। 1/2 यानी 0.5। भाई ये 2 बार आएगा, प्रोडक्ट है ना, ये 2 बार आएगा। तो गुणा 2 गुणा 10 की घात -6 बटे ये रहा 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4 गुणा 10 की घात -6। ये -6, ये -6, ये -6, ये -6। 2 से 2 कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया। आंसर आया 1/2 यानी 0.5। निकाल लोगे? अरे अब तो सीख गए, निकाल लोगे ना। चलो बढ़ो आगे। ये कैसी वाला मैंने पहले आपको बताया भी नहीं था, तो हो गया ये सोल्व। ये पैटर्न होता है इसको निकालने का। अगला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों को सांद्रता दुगनी करने पर साम्य स्थिरांक होगा। साम्य स्थिरांक का मतलब वही है केसी, चक्कर में मत पड़ो। क्या है केसी? और केसी बराबर क्या होता है बताओ मुझे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अरे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब ये क्या कर रहा है? जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता को दोगुना कर रहा है, दोगुना कर रहा है। क्या कर रहा है? दोगुना। क्या कर रहा है मेरे लालो? 2 का भाग लगेगा। क्या लगेगा? और 2 का भाग लगते आधा हो जाएगा। अरे 10 सपोज करो 10 है, 2 का भाग लगते हैं कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। अरे रिएक्टेंट तो नीचे है। अगर प्रोडक्ट को दोगुना करते हैं तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती, केसी दोगुना हो जाता है। अगर प्रोडक्ट को 4 गुना करते हैं तो केसी 4 गुना हो जाता है। लेकिन अगर आपने क्रियाकारक को 2 गुना कर दिया तो केसी का मान क्या हो जाएगा? आधा। अगर क्रियाकारक को 4 गुना कर दिया तो कितना रह जाएगा? 1/4, 1/4 क्या रह जाएगा? 1/4। इसी फॉर्मूले से करना है आपने। केसी बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको रट लो, दिमाग में बैठाओ, दिमाग की खिड़की बंद कर लो, एग्जाम में खोल लेना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जिसकी सांद्रता कुछ के साथ छेड़खानी करे उसी में मान रख देना, आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा। एक क्वेश्चन और लिखा दे इसमें का, लिखा दे, लिखो। साम्यावस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अंग्रेजी वाले बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साम्यावस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक क्वेश्चन और लिख लो फटाफट, मैं बोल देता हूं, लिख लो। यही लिखो, इन द रिवर्सिबल रिएक्शन देयर विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन
डबल कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट। अंग्रेजी वालों का तो हो गया, हिंदी वाले लिखो लिखो। यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए, उत्पाद की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो साम्यावस्था स्थिरांक होगा। आंसर क्या होगा? दोगुना। अब दोगुना होगा, अब क्या होगा? दोगुना। नहीं आया? अरे देखो फॉर्मूला ये है, और आपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया? दोगुना। दोबारा बताओ। केसी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। जिस रेट से आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे ठीक उसी रेट से केसी इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करोगे केसी डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? आपने उत्पाद को क्या किया? दोगुना, तो केसी भी क्या हो जाएगा? दोगुना। अगर प्रोडक्ट को कर दिया आधा तो केसी भी क्या हो जाएगा? आधा। अगर प्रोडक्ट को कर दिया 10 गुना तो केसी भी क्या हो जाएगा? अगर प्रोडक्ट को कर दिया 25 गुना तो केसी भी क्या हो जाएगा? 50 गुना। 50 गुना। समझिए? अब केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपने रिएक्टेंट को दोगुना किया तो केसी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि अब दो नीचे आएंगे। अरे बटे में आएंगे भाई, किसमें आएंगे? बटे में आएंगे। दोगुना किया ना आपने। तो अगर आपने अभिकारक यानी क्रियाकारक को दोगुना किया तो केसी बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कितना हो गया? दोगुना हो गया। और दोगुना होते ही 2 का भाग लग गया, और 2 का भाग लगते ही क्या हो गया? आधा हो गया। ये पैटर्न रहेगा। आ गया समझ? चलो, मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। लटाया है, बेसिक होता है ये। आपकी पूरी बॉडी बेसिक होती है एक अंग को छोड़ के। कौन सा वाला? आपकी पूरी बॉडी क्षारीय होती है एक अंग को छोड़ के। कौन सा अंग? एक ऑर्गन है स्टमक, जो एसिडिक होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना? बाकी जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। किडनी, जहां पर यूरिया बनता है, अमोनिया रिलीज होता है, बेसिक होता है। अमोनिया बेसिक है। और इसके अलावा आप लिवर को देखेंगे, जितने भी हार्मोन वगैरह सीक्रेट होते हैं सारे बेसिक होते हैं। होते ही नहीं होते? होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जितने सारे के सारे एंजाइम वगैरह आते हैं सारे बेसिक होते हैं। केवल एसिडिक मीडियम जो होता है वो कहाँ होता है? स्टमक में होता है। और इसी वजह से पेप्सिन एंजाइम जो काम करता है वो केवल स्टमक में करता है, उसके बाद कोई काम नहीं करता। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन चला गया, छोटी आंत में भोजन चला गया, तो वहां पर अब पेप्सिन वर्क नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। वहां पर काम करेगा ट्रिप्सिन। ठीक है? चलो आगे बढ़ो। हाँ, निम्न में से कौन ब्रोस्टेंट अम्ल व क्षार दोनों की तरह कार्य करता है? अब इसका कंसेप्ट समझिए। ब्रोस्टेंट एसिड और ब्रोस्टेंट बेस, इसका कंसेप्ट ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, एक कहानी सुनाता हूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और श्रुति के पास 0 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 0 रुपए हैं। सुनो ध्यान से, ठीक है ना? अभी मेरी कैपेसिटी यह है कि मैं 100 रुपए डोनेट कर सकता हूं। सही है? सही है। मेरी कैपेसिटी क्या है कि मैं 100 रुपए डोनेट कर सकता हूं, ठीक है ना? और श्रुति के पास कुछ भी नहीं है, ले लेगी पैसे। पैसे नहीं है उसके पास, उसको डिमांड है 100 रुपए की, ले लेगी। दे दिए मैंने। अब मेरे पैसे चले गए उसके पास, चले गए। अब मेरी कंडीशन क्या है
मेरी कंडीशन वो है जो श्रुति की थी, और श्रुति की कंडीशन वो है जो मेरी थी। ये पूरी पोजीशन एक्सचेंज हो गई। पूरी पोजीशन क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई ये पोजीशन। अब ध्यान से सुनो, अगर हम ब्रोस्टेन-लोरी क्या कहते हैं? अगर अम्ल है, एसिड है, और अगर उसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया और किसी बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो बेस की जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक हो गई, और जो एसिड की प्रॉपर्टी है बेसिक हो गई। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, इतना ही है। अब देखो ऑप्शन देखो, Na2CO3 कहां चला गया? हाँ हाँ तीसरा आएगा, मिल गया। अब देखो Na2CO3 सोल्ट है, सोल्ट है, कोई मतलब नहीं। अरे प्रोटॉन ही नहीं है उसके पास। Na2CO3 के पास प्रोटॉन नहीं है, यानी H प्लस नहीं है, न प्रोटॉन दे सकता है न कुछ नहीं कर सकता। खत्म हो गया ऑप्शन। OH माइनस, क्या कह रहा है वो? OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। ये OH माइनस क्या H प्लस डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये ग्रहण तो कर सकता है, ये एक्सेप्ट तो कर सकता है, लेकिन डोनेट नहीं कर सकता। तो ये एक ही वर्क करेगा, केवल एडॉप्ट करेगा ये, और एडॉप्ट करेगा तो बेसिक नेचर हो गया इसका। कैसा नेचर हो गया? बेसिक। खत्म हो गया ऑप्शन। अब इसको देखो, HCO3 माइनस। एक्चुअली में ये पता लगाओ कि आया कहां से। ये आया कहां से? ये आया है H2CO3 से। किससे आया है? H2CO3। H2CO3 ने माइनस H प्लस किया, H प्लस को डोनेट किया, और डोनेट करके इस पोजीशन में आ गया। ये इसकी मध्यम अवस्था है। ये एक H प्लस और डोनेट कर सकता है, बोलो कर सकता नहीं कर सकता है? और ये एक H प्लस आयन ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि खाली कर दिया ना इसने। तो इस पोजीशन में अगर आप इसको H प्लस आयन सपोज करो दे देते हैं, तो ये इस पोजीशन में चला जाएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा। और अगर आप इससे H प्लस आयन ले लेते हैं तो ये इस पोजीशन में चला जाएगा। तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। अगर दोनों काम कर सकता है तो इसका मतलब वो अम्ल व क्षार दोनों की तरह काम कर सकता है। वो एसिड और एल्काली के जैसा नेचर उसका होता है। तो बीच वाली अवस्था देख लेना, आंसर क्या हो गया? Na3 शुद्ध बेस है। क्या है? बेस है। Na3 तो स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, है कि नहीं है? तो इसका आंसर, और हर बार यही आता है, हर बार यही आता है ऑप्शन में। हो गया? एक और क्वेश्चन बताओ इसी के साथ, एक और बताते हैं, एक और बताते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी स्पीशीज H2CO3 का संयुग्मी क्षार है। H2CO3 का संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस, सुनो सुनो, इधर दो ध्यान, आएगा तो तोते उड़ जाएंगे। सपोज करो H2CO3 का कॉन्जुगेटेड बेस, क्या पूछा उसने? संयुग्मी क्षार। क्या पूछा? संयुग्मी क्षार। तो संयुग्मी क्षार पता करना है तो क्या करना? जो अम्ल है उसमें से एक H प्लस आयन बाहर निकाल देना। नहीं समझे? अभी समझाते हैं। सपोज करो H2CO3 है, क्या दिया उसने क्वेश्चन में? H2CO3 दे दिया, इसमें से एक H प्लस बाहर निकाल दो। निकालो, क्या बचा? एक H बचा, CO3 बचा, या माइनस आ जाएगा। ये हो गया इसका कॉन्जुगेटेड बेस।
क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार हो गया। क्या हो गया? अगर इसका संयुग्मी क्षार पूछे तो क्या करोगे? एक और बार निकाल दोगे, एक और बार निकाल दोगे। सपोज करो उसने H2CO3 नहीं दिया, H2CO3 नहीं दिया, उसने दिया HCl। क्या दिया? HCl। तो क्या बाहर निकाल दो? H+। बचा कौन? ये आ गया संयुग्मी क्षार। सपोज करो उसने H2SO4 दिया, क्या बाहर निकाल दो? H+। क्या बचा? H2SO4- निकाल दोगे। H+ निकालने के बाद जो स्पीशीज आती हैं संयुग्मी क्षार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अरे क्या कहलाती है? संयुग्मी क्षार कहलाती है। आ गया समझ में? कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से कौन लुईस क्षार नहीं है? लुईस क्षार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो लुईस क्षार होते हैं, लुईस क्षार वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है? वही क्षार होते हैं। और जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, ठीक है? पहला देखो, सेकंड से चलते हैं। H2O, HOH लोन पेयर है, दान करेगा, दान करेगा, ये तो है। Cn माइनस दिख गया, इसका मतलब है Cn माइनस दिखते ही है। NH3 एक लोन पेयर है, बचा कौन? Ag+। सीधा साफ है, कुछ करना ही है। चिल्ला चिल्ला के खुद ही कह रहा है मैं नहीं हूं, है ना? खुद ही कह रहा हूं। आंसर जाएगा Ag+। कौन जाएगा? Ag+। अगला देखो, छोड़ो इसको, अम्लीय बफर छोड़ दो। धुआं निम्न में से किसका कोलाइडिसोल है? धुआं, धुआं धुआं जो धुआं है ना, धुआं, हाँ, तो बताओ, गैस में गैस, गैस में ठोस, ठोस में गैस या द्रव में गैस? अरे गलती मत कर देना। कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? और गैस में डिस्पर्स होते हैं। तो गैस में ठोस है, गैस में ठोस है। किसमें ठोस है? गैस में। ये जो आंधी तूफान आते हैं ना, हाँ, इसमें भी पार्टिकल वही होते हैं, तो गैस में ठोस ही होते हैं वो, ठीक है? हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता है। टिंडल इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व नहीं होता? वास्तविक विलयन में। अरे लिखा तो रखा है, हाँ, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू और रियल सॉल्यूशन। नमक का पानी कब रंगीन दिख गया तुम्हें? दिखा किसी को कि किसी ने पानी में नमक घोल दिया और रंगीन दिखने लगा हो? नहीं। देखो वहां से भी आवाज आई जहां से कभी नहीं आई, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर पुनः कोलाइड अवस्था में लौटता है, प्रक्रिया कहलाती है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। बताया मैंने आपको उस टाइम, इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन बताया था मैंने कि पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन कोलाइडिसोल बनाने का एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ताज़ा पीपीटी बनाया जाता है, प्रेसिपिटेशन बनाया जाता है, और उसमें जो क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोलाइट,
विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो वो जो अवक्षेप होता है वो तब तक टूटता रहता है जब तक कणों का आकार कोलाइडी आकार का न हो जाए। ये कहानी मैंने उस टाइम पे सुनाई थी, अगर आपको गलती से याद रही हो किसी को। वैसे आपको टेंशनें बहुत हैं, बिजी बहुत होते हैं। तो मैंने ये कहा था कि इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए, किसमें, अवक्षेप में, तो ये टूटना शुरू कर देता है, ब्रेक होना शुरू कर देता है और तब तक टूटता है जब तक कि कणों का आकार कोलाइडी आकार का ना हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है पेप्टीकरण। क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। ठीक है। अपोहन क्या है? अपोहन क्या है फटाफट बताओ। हाँ, कोलाइड के शुद्धिकरण की विधि है, फिल्ट्रेशन का मेथड है। किसका मेथड है? फिल्ट्रेशन का मेथड है। पेप्टीकरण बनाने की विधि है। क्या है बनाने की विधि? धन कण संचलन, कोलाइडी विलेनों को चेक करना कि धनावेशित कोलाइड है, ऋणावेशित कोलाइड है। ठीक है ना। और विद्युत परासरण, विद्युत परासरण शुद्धिकरण की विधि है जो काम में नहीं लेते, हम जनरली काम में नहीं लेते। ये विद्युत अपोन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अपोन। डायलिसिस, डायलिसिस बताया था ना मैंने आपको। इलेक्ट्रिक डायलिसिस बताया था मैंने आपको, शुद्धिकरण की विधि है ये। ठीक है, चलो अगला। निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाता है? अरे मूर्खों के सरदारों, घर छुड़ाया कि दिमाग? क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से। निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर, अरे सिलिकॉन, अरे रेतड़ी नहीं देखिएगा तुमने? रेत, रेत, सैंड, रेती, रेती, बजरी। हरियाणवी वेब सीरीज है बजरी माफिया, देखना उसको। बजरी बजरी है, बजती रहती है। अरे जितनी बजरी है उतना कार्बन है क्या? नहीं है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन? ऑक्सीजन। भूगर्भ में सबसे ज्यादा कौन? एल्यूमिनियम। पृथ्वी सतह के नीचे मैक्सिमम कौन? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की सतह पर कौन? सिलिकॉन। वायुमंडल में कौन? नाइट्रोजन है 78%। लो बताओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्लाए जा रहे हो। हाईएस्ट, अगर आप ऑक्सीजन कहते हैं, हाईएस्ट नाइट्रोजन है भाई। हाँ, अरे ऐसे कैसे दे देंगे? सतह की बात कर रहा है, सरफेस की बात कर रहा है। एल्यूमिनियम तो उस सिलिकॉन के नीचे दबा पड़ा है। पूरा सरफेस जो धरती का बना हुआ है वो सिलिकॉन से बना हुआ है भाई। अरे रेत से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। सारे सिलिकेट की चट्टानें हैं, नहीं पढ़ते क्या आप? सारी चट्टानें, सारी रेती, सारी बजरी सब सिलिकॉन की बनी हुई है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सिलिकॉन। क्या जाएगा? सिलिकॉन। कुछ लोग सो गए, जाग जाओ। इधर देखो, अगला देखो। पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया कर गलने सामग्री बनाता है। गैंग, गैंग यानी, गैंग का मतलब जो और होता है उसमें जो इंप्योरिटीज होती है उसको गैंग बोलते हैं। नहीं समझे? जो अयस्क होता है, और अयस्क, और निकल गया आगे। देखो 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 देखो, क्या हुआ? अरे क्या है यार? अब आ गया? देखो देखो देखो, और ये तो रहा, और है ना। अब इसमें जो इंप्योरिटीज हैं यानी अशुद्धियां हैं, उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? अरे गैंग शब्द जो तुम जनरल बोलचाल की भाषा में यूज करते हो ना, अगर 4 लड़के बैठे हुए हैं,
और किसी ने बोला गैंग है, इसका मतलब ये समाज के दुश्मन है, अशुद्धियां हैं समाज की। देखो दो प्रकार का जमावड़ा होता है, दो प्रकार का जमावड़ा होता है कि नहीं होता है। मंदिर पे कुछ लोग बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोले सत्संग हो रहा है ना। और गांव के बाहर ऊंचे टीले पर 8 लड़के बैठते, उसको गैंग बोला जाता है। और उसी टीले पर 8 बुजुर्ग व्यक्ति को बिठा दो, बोलेंगे सत्संग हो रहा है ना। तो जो गैंग का मतलब होता है अशुद्धियां। क्या होता है, अशुद्धियां, इंप्योरिटीज, जो किसमें है, और में है। किसमें है, और में। अब इनको बाहर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बाहर। तो हम क्या करते हैं, कुछ बाहर से सब्सटेंस डालते हैं, तो गैंग क्या होती है, पिघल के उसमें मिल जाती है और उसके साथ मिलके एक तरल पदार्थ बना लेती है, बाहर निकल जाती है। क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स बोलते हैं या स्लैग बोलते हैं, ऐस तो नहीं बोलते, ऐस तो और को बोलते हैं। तो ये तो गलत, उत्प्रेरक नहीं। अब दो चीजें बची, जो निकलता है उसको स्लैग बोलते हैं और जिसको डाला जाता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स। तो गैंग को गलाने के लिए क्या डाला जाता है, फ्लक्स। और गलने के बाद जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ज्वालामुखी फटता है, निकलता है ना, उसको लावा बोलते हैं। तो फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स क्या है, पुलिस। कहीं कोई गैंग इकट्ठी हो रखी है तो पुलिस को सूचना कर दो। पुलिस क्या कर देती है, पूरी गैंग को क्या कर देती है, डिसॉल्व कर देती है। क्या कर देती है, डिसॉल्व कर देती है। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ो, अगला देख लेते हैं। हाँ, अभी आ गया क्वेश्चन, देखो। द्रव अमोनिया में सोडियम का तनु विलयन नीले रंग का होता है। विलयन का ये नीला रंग किसकी वजह से होता है, चेल्सी भाई। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखा रखा है मैंने कॉपी में, अगर ध्यान रहा हो। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। मैंने कहा था आपसे Na+ आयन की उपस्थिति दे सकता है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी वजह से कलर नहीं आता है, इसकी वजह से कलर नहीं आता है, इसकी वजह से भी नहीं आता है, ये तो बनता ही नहीं है। कलर क्या आएगा इसके वजह से, सोडियम हाइड्राइड बनने से नहीं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ब्लू हो जाता है। बात समझो, समझ में आए, बढ़िया, नहीं आए रट के चले जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनशील अवस्थाएं दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस में भाग लेता है, केवल NS में, केवल N-1D में, केवल NS एवं N-1D में किंतु NP में नहीं, और केवल N-1D एवं NP में NS में नहीं। आप बताएंगे इसका आंसर, बताओ। केवल NS में, ये तो शुद्ध रूप से गलत है। और में तो फिर संभावनाएं हैं, ये तो पूर्ण रूप से गलत है। अरे डी खंड की धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित इस वजह से करती हैं कि उसका डी उपकोष अपूर्ण होता है। उसका डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ना, वो डी से डी में जाता है, जिसको डी संक्रमण बोलते हैं, डी एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी उत्तेजन बोलते हैं। तो या तो ऑप्शन ये है या फिर ऑप्शन ये है, क्योंकि पी तो डी में आता ही नहीं है, तो ये भी खारिज हो गया। अब जो डिबेट है वो दो के बीच में है, केवल N-1D में या केवल NS एवं N-1D में किंतु NP में नहीं। चढ़ाएगा,
पक्की बात, इसका आंसर आएगा सेकंड। अरे एस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, एस की कोई भागीदारी नहीं है। एस केवल कॉपर और क्रोमियम, कौन? कॉपर और क्रोमियम दोनों में केवल जो अपूरित है उसको पूर्ण अर्धपूरित पूर्ण पूरित करना है। बाकी एस की भागीदारी नहीं है। भागीदारी किसकी है? डी की है। किसकी है? डी की है। तो इसमें आएगा n-1 डी। आ गया? कंफ्यूज कतई नहीं होना है, एस का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कतई नहीं है। केवल डी डिसाइड करता है, और डी भी इस वजह से डिसाइड करता है कि डी के जो 5 कक्षक है ना, इनका विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? विपाटन हो जाता है। 3 ऊपर चले जाते हैं, 2 कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। नीचे वालों को बोला जाता है T2G कक्षक। क्या बोला जाता है? T2G। ऊपर वालों को क्या बोला जाता है? Tg कक्षक। और ये यहाँ पर जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत कम होने की वजह से जैसे ही सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मार जाता है यहाँ पर, और इसी वजह से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। क्या करता है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, डी उपकोष अपूर्ण होने की वजह से। तो इसका आंसर आएगा केवल n-1 डी। हाँ जी, 4th वाले में तो ये गलत दे रखा है ना, ठीक है। यही था ना। जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण के विलयन में मिलाया जाता है, क्यूप्रिक बोले तो Cu+2, ठीक है, Cu+2। मिलाया किसको? NH3 को। किसको मिलाया? NH3 को। इसका समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। कितना होता है? आवेश का 2 गुना कर देना। कितना होता है? ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट इसी पैटर्न में बनेंगे, कोई सा भी आ जाए। अभी 1-2 एग्जांपल और बता दूंगा मैं, क्योंकि क्लास में बताया नहीं था तो यहाँ बता रहा हूँ। 4 हो गए, 4 हो गए। अमोनिया को ऐसा कैसा ही जोड़ दो, CuNH3 का होल 4 जोड़ दिया, जोड़ दिया। न्यूट्रल है ये, अरे ये न्यूट्रल है ना, और इसके ऊपर आवेश कितना है? +2। यहाँ आ जाएगा, आ गया आंसर। और बताओ, और बताओ, दोबारा देखो। सपोज करो उसने क्यूप्रिक की जगह सिल्वर दे दिया। क्या दे दिया? सिल्वर। क्या दे दिया? और इसके साथ दे दिया NH3। क्या दे दिया? NH3 दे दिया। आवेश कितना है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। तो प्रोडक्ट बनेगा AgNH3 का होल 2। ये न्यूट्रल है, इसका प्लस यहाँ दिखेगा। आ गया? आ गया? एक और देखो। सपोज करो उसने दे दिया Fe+3। क्या दे दिया? और Fe+3 के साथ ये अपवाद है, Fe+2 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। इसको याद रख लेना। इसका तो 2 गुना कर दोगे, इसको याद रख लेना, इसका भी 6 होता है। हो गया? और सपोज करो इसके साथ दे दिया Cn। क्या दे दिया? क्या दे दिया? और पूछा प्रोडक्ट क्या है, तो क्या लिखना है आपको? Ap। सपोज करो इससे बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। कितने Cn जुड़ेंगे? अरे 6। 2 क्यों जुड़ेंगे? 6 जुड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। कितने जुड़ेंगे? 6 जुड़ गए। अब मुझे बताओ Cn के ऊपर कितना चार्ज था? -1। तो कितने Cn है? 6। तो माइनस का कितना हो गया? 6 हो गया। 6। इसके ऊपर कितना था? प्लस का 2। -6 में से +2 गए तो कितने बचे? -4। यहाँ लगा दो। हल्ले पड़ा कुछ? और देखो, और देखो। सपोज करो प्लेटिनम दे दिया। कितना आवेश है? कितना जोड़ना है? 4। सपोज करो H2 जोड़ने की बोल दी। क्या जोड़ने की बोल दी? H2। कितना जोड़ना है? हो गया। H2 पे आवेश कितना है?
प्लेटिनम पे कितना है? +2, ओवरऑल चार्ज +2। आया? आया? एक और बताओ, एक और देखो। सपोज करो Na+2 दे दिया, दे दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। सपोज करो इसके साथ कार्बोनिल दे दिया। क्या दे दिया? कार्बोनिल। कितने जुड़ेंगे बताओ? आवेश कितना आएगा? +2। आया? इसका 2 गुना। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, और लिखूं? ये कोबाल्ट +3, कितना आवेश है? कितना है? 6 है। अब सपोज करो इसके साथ CNO जोड़ना है, CNO माइनस। क्या जोड़ना है? CNO माइनस। जोड़ू? लो जी, CNO कितने जुड़ेंगे? 6। बताओ CNO पे चार्ज कितना है माइनस का? टोटल कितने माइनस हैं? 6। प्लस का कितना है? बचे कितने? लो, बना दोगे? अब तो बना दो यार, बताओ। सही है, जहां मिले बता दो। ये रहा, आ गया। बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ज्यादा निकल गया है? नहीं निकला। हाँ, नियोप्रीन निम्न में से किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है? नियोप्रीन एक रबर है भाई, नियोप्रीन रबर है। हाँ, नहीं 2 मिथाइल नहीं बेटा, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये आंसर है इसका। देखो, नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, यह है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, नियोप्रीन, इसको क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, याद रख लेना। अगर ये नियोप्रीन जगह क्लोरोप्रीन आता ना तो आपको पता चल जाता क्लोरो वाला लगाना, लेकिन जानबूझ के नियोप्रीन दिया है उसने, क्लोरोप्रीन। ये किसका है? इसका। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन नेचुरल रबर है ना? और ब्यूनाएस, ब्यूनाएस रबर, ये किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है? ध्यान से देख लो, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन। स्टायरीन CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5, इसको बोलते हैं स्टायरीन। ये नहीं, ये वाला है, पहला वाला है। अरे नियोप्रीन पूछ रहा है भाई, ये 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन तो प्राकृतिक रबर है। कौन सा रबर है? प्राकृतिक। नियोप्रीन रबर जो होता है, जिसका नाम क्लोरोप्रीन भी है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये वाला है। ठीक है, और इससे तो PN बनता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, है ना? तो इनको लिखा दूंगा मैं। अभी तो आंसर लगा लो आप, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। हो गया क्या?
आगे बोलो। हाँ, अरे आ गया रेड फास्फोरस, और आ गया क्लोरीन, और यहां आ गया अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से विक्रिया है? कौन से विक्रिया है? अरे HBZ, एल वोलार जेलेस के विक्रिया। आखिरी विक्रिया बताई थी मैंने, आपको बताई थी, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। बताया था नहीं बताया था? जेलेस्की। कौन सा आंसर है? जेलेस्की। देखो आ गई, पता ही नहीं चला तुम्हें कि आ गई, केवल एक जगह से आंसर आया। रेड फास्फोरस, क्लोरीन या ब्रोमीन देखते ही समझ जाओ आ गई। यही दस्तक है इसकी, और ये आइडेंटिफिकेशन भी है। जैसे ही आप क्लोरीन या ब्रोमीन देखते हैं, रेड फास्फोरस देखते हैं, तो तुरंत आपकी नजर जल जाए कहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल तो नहीं है। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो अभिक्रिया का नाम क्या है? HBZ, हेल वोलार जेलेस की अभिक्रिया। हेल वोलार जेलेस्की अभिक्रिया। जेलेस्की दे रखा है, चलेगा ये, ठीक है। HBZ अभिक्रिया है, एग्जाम में आएगी तो ये ऑप्शन आएगा HBZ, ठीक है। चलो अगली, RCN SnCl2। SnCl2 कौन सा है? SnCl2 और HCl जो होता है, स्टीफन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? इकलौती अभिक्रिया है। जैसे ही SnCl2 और HCl आता है और एल्डिहाइड बनता है, समझ जाओ स्टीफन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफन अभिक्रिया है। ये H2 यहाँ से रिएक्शन करता है और यहाँ से क्या बन जाता है? -O NH3, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है और बन जाता है RCH। ये होता है स्टीफन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफन अभिक्रिया है। सेंड मेयर अभिक्रिया आप जानते हैं क्या होती है? पहले जानते कि नहीं जानते? क्या यूज करते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 प्लस HCl। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन बनता है। डायजोटिकरण के बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी जगह क्या आएगा फिर? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर RCN आए, इसको इस फॉर्म में भी दे सकता है वो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर इसको तीर के निशान के ऊपर भी लिख सकता है, ठीक है ना। अभी तो प्लस में दे दिया, तीर के निशान के ऊपर ज्यादा आता है एग्जाम में, तो डरना मत। कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफन अभिक्रिया। SnCl2 स्टीफन में आएगा, कहीं नहीं आएगा। पहचानो, देखिए पहचान के बताओ कौन सी अभिक्रिया है, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। और बहुत इंपॉर्टेंट लगवा रखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लगवा रखी है, प्रोडक्ट भी लिखवा रखा है। पहचान के बताओ 10 सेकंड में। तुम कहते हो क्वेश्चन नहीं आता है? अभी पहचान में आएगी। NaOH लो, KOH लो, एक ही बात है। पहचानो। प्रोडक्ट तो आ गया, सैलिसिलिडिहाइड बनेगा। मुझे तो अभिक्रिया का नाम चाहिए, प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए। प्रोडक्ट तो आ जाएगा। अभिक्रिया का नाम बताओ। सैलिसिलिडिहाइड। अगर यहां होता CCl4, क्या होता? CCl4, तो बनता सैलिसिलिक एसिड। अब तो पहचान लो। रायमाटिमान अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रायमाटिमान। अगर प्रोडक्ट नहीं पूछता, नाम पूछता तो तोते उड़ जाते ना तुम्हारे। कौन सी अभिक्रिया है?
अरे जो इंपोर्टेंट लगवा रहे उनको तो पढ़ लो। कौन सी अभिक्रिया है? रायमटिमान अभिक्रिया है। रायमटिमान अभिक्रिया है, ठीक है। दोनों अभिक्रिया याद करके जो ना, रायमटिमान की एक अभिक्रिया 100% आएगी, या तो वो क्लोरोफॉर्म के साथ पूछेगा या फिर CCl4 के साथ पूछेगा। अगर क्लोरोफॉर्म के साथ पूछा, प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलेडिहाइड। अगर CCl के साथ पूछा तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। याद रखना ये। और अभिक्रिया का नाम है रायमटिमान अभिक्रिया। रायमटिमान रायमटिमान रिएक्शन मिल जाएगी, लास्ट के 2-3 पेज में ही है। फिनोल वाले में देख लो, फिनोल वाले में लिखा रखी होगी। हाँ, लास्ट से तीसरी है, देखो लास्ट आखिरी जो लिखा रखी है आपको HBZ, उस तीसरी अभिक्रिया। हाँ, रसायन जिसका एक ही अभिक्रिया में स्वयं का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, बताओ कौन सी अभिक्रिया है, नाम बताओ। और बहुत बहुत जोर दे के पढ़ाई थी मैंने अभिक्रिया, कार्बोनिल वाले में, एल्डिहाइड कीटोन वाले में पढ़ाई थी। हिंट और दे देता हूं। अरे 2 अभिक्रिया पढ़ाई थी मैंने, एक पढ़ाया था एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन पढ़ाई थी। इसके जस्ट बाद एक अभिक्रिया पढ़ाई जिसका नाम था केनिजारो। और केनिजारो मैंने कहा था कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले जितने भी एल्डिहाइड हैं, SCHO, उसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, HCOONA, और दूसरे का होगा अपचयन और क्या बनेगा, CH3OH। तो उसी का ऑक्सीकरण हो गया, उसी का अपचयन हो गया। कौन है वो? और अभिक्रिया का नाम क्या है? केनिजारो। क्या नाम है? केनिजारो। आया समझ में? चलो आंसर हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अगला, व्यावसायिक एल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कॉपर सल्फेट, पिरिडिन मिलाया जाता है। हाँ सही है, बेरियम सल्फेट ही कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। इस वजह से मिलाते हैं कि कलर से पहचान में आ जाए। भाई एल्कोहल जो होता है ना, वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। अब उसमें कॉपर सल्फेट मिलाने से क्या, उसका रंग हल्का नीला हो जाएगा। तो पीने वालों को ये पता लग जाएगा कि इसको विकृत कर दिया गया है, इसको जहरीला बना दिया गया है। तो पिएगा नहीं, मरेगा नहीं वो। क्योंकि जो बड़े बड़े लैब हैं और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, वहाँ पर एल्कोहल का बहुत यूज होता है, कमर्शियल यूज होता है। तो जो कमर्शियल यूज जब होगा एल्कोहल का, तो वहाँ के जो गेट वगैरह पे रहते हैं वो शाम को पी के लुढ़क सकते हैं, मर सकते हैं। तो उनको पीने अयोग्य बना दिया जाता है। उसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, पिरिडीन मिला देते हैं। पिरिडीन से क्या, बुदबुदार हो जाता है। पिरिडीन में बहुत अजीब सी गंध आती है, तो बुदबुदार हो जाता है, तो पिएगा नहीं, पीने भी लगेगा तो वोमिटिंग कर देगा। और कॉपर सल्फेट तो इंडिकेशन के लिए मिलाते हैं कि कॉपर सल्फेट से वो नीला दिखेगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कि इसमें कुछ मिला रखा है यार, पीने योग्य नहीं है, वरना पी के मर जाएगा वो। ठीक है ना? क्या मिलाते हैं? कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाते हैं। याद रह जाएगा। 2019 का 18 का क्वेश्चन है ये, पुराना पेपर का क्वेश्चन है ना ये, 18 या 19 का क्वेश्चन है ये, ऐसा कैसा आया था। ठीक है, चलिए। सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है? अरे ल्यूकास अभिकर्मक, उठा के फेंक दूंगा। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ZnCl2 प्लस HCl। कितना गौर से बता रखा है, तीनों प्रकार के एल्कोहल में डिफरेंस करते हैं इससे। 300 सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? 3 डिग्री, तुरंत क्रिया कर लेता है, इमीडिएट रिएक्शन करता है। 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट, 1 डिग्री आफ्टर 30 मिनट और नो रिएक्शन। ठीक है, बता रखा है ना। तो क्या कहलाता है ये और कॉन्फिडेंस में गलत मत करे ना तुम, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न कौन सा एक जैव उर्वरक है, ये मार साहब बताएंगे आपको।
गाय के दूध में कौन सा बताएंगे आगे। लैक्टोज कितना है, दही में औसतन कितना प्रोटीन होता है, दही वाले जाने। बंध रहित अनुनाद कहा जाता है। अरे नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक ही तो लाइन लिखाई है पूरे टॉपिक में, उसके अलावा कुछ लिखाया ही नहीं उसमें, टॉपिक ही वही खत्म कर दिया मैंने। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्वेश्चन यही बनता है और यही आता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है इसमें से, ठीक है। कार्ब एनायन का अपेक्षित स्थायित्व का क्रम होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री। कौन होता है? 1 डिग्री। चलो सुनो, मैं बता ही देता हूँ यार, थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। देख लो, अगर कार्बोकेटाइन आए, कार्बोकेटाइन, तो उसके स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, और फिर होता है 1 डिग्री, और सबसे कम होता है CH3+। ठीक है, अब वो तो NH3 था। और अगर कार्ब एनायन आए, कार्ब एनायन आए तो इसको उल्टा कर देना, सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा CH3- का। सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ऐसा कैसा रट के चले जाना, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा जेट में, आएगा ही आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। हाँ, अब नहीं आया तो नहीं आया, क्या करें उसका, लेकिन आएगा, आता है, इस पैटर्न से एक क्वेश्चन आता है। मिल गया, मिल गया। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये रहा, ये रहा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गया। आ गया समझ में, आगे बढ़ो। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति किसकी है? मैंने कल भी बताया था, बिना सोचे समझे C2H2 लगा दो। ये तो है CH4, कौन है? CH4, करेक्ट कर लेना इसको। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये है C2H6। सही कर लो ऑप्शन, ठीक है ना, आंसर जाएगा इसका ये। अरे मैंने कल कहा था ना, एसिटिलीन अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, नहीं कहा था? क्वेश्चन आया था सोडा लाइम वाला कि हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है, मैंने कहा था एसिटिलीन एसिडिक नेचर की होती है, चाहे आप सोडियम से क्रिया करवाओ तब भी एसिडिक ही हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अरे ट्रिपल बॉन्ड जहां दिख जाए सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसे याद रखो तुम तो। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए सबसे ज्यादा अम्लीय है, और जिसमें सिंगल बॉन्ड दिख जाए सबसे कम अम्लीय है, ठीक है। तो मैक्सिमम एसिडिक है ये। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आंसर है इसका। कहाँ पे? नहीं, 6 आएगा, C2H6 आएगा। हो गया, चलो। एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? बताए थे 4। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए किस रिएजेंट का यूज करते हैं? अरे तेरी, इसको ही भूल गए, वाह। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करना है, क्या करना है? डिफरेंस करना है, किसका यूज करेंगे? हाँ, फेलिंग सॉल्यूशन का करेंगे यार, या तो फेलिंग का करेंगे या फिर किसका करेंगे? टॉलेंस, ऑप्शन में ये भी आ सकता है, या फिर किसका करेंगे? शिफ्ट रिएजेंट, या किसका करेंगे? बेनेडिक्ट। इन चारों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। बेनेडिक्ट 1, शिफ्ट 2, टॉलेंस 3, फेलिंग 4। बता रखा है चारों के चारों आपको, विद रिएक्शन बता रखा है। आंसर क्या जाएगा? फेलिंग सॉल्यूशन जाएगा। हो गया।
बहुत बहुत बधाई हो आपको। कंप्लीट।